84 रीडायरेक्ट में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में हमने देखना है कि पॉपुलेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन। ठीक है, मतलब एवोल्यूशन नहीं होने देना है, वो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल उसको कंट्रोल करके रखता है पॉपुलेशन को। बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे ली हैं। ठीक है, हार्डी-विनबर्ग ने बहुत सारी एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें हमारे पास आता है द फ्रीक्वेंसी, देखना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स आर जीन्स इन अ गिवन पॉपुलेशन कैन बी डिटरमाइंड, दीज फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। अगर इस जो ये फ्रीक्वेंसी ले रहा है इसमें अगर कोई चेंज आती है तो इसका मतलब क्या होता है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। समझ आए? एंड इवन ड्यूरिंग जनरेशन हार्डी-विनबर्ग concept were used to describe this information using the algebraic equations. इक्वेशन क्या है बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेडी एंड कंसिस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल डज नॉट चेंज, दिस इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर जीन पूल में कोई चेंज नहीं देखने को मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब आपके सामने फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये बता रहा है, मतलब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है बच्चे? जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करके रखता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने देता है। अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आती है तो इट मीन्स कि हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है, बता रहा है पी प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये 1 के बराबर जो फ्रीक्वेंसी है ये रहनी चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड स्मॉल ए इन द पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए पीपल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। अगर हमारे पास पी कैपिटल है तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं? हम पी स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्यू है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक पी और एक क्यू है तो हम लोग इसको 2pq लिख सकते हैं इक्वलेंट टू 1। ठीक है, तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसके लिखने का एलीलिक फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख लेना। जस्ट पुट द लाइकलीहुड ऑफ एन एलील कैपिटल ए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। कैपिटल ए को पी से रिप्रेजेंट किया। अपियरिंग ऑन बोथ क्रोमोसोम ऑफ डिप्लॉयड पर्सन इज सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट इज पी स्क्वायर। सिमिलरली स्मॉल ए इज क्यू स्क्वायर एंड कैपिटल ए स्मॉल ए इज हेटेरोजाइगस 2pq। एज अ रिजल्ट पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट। किसके लिए? पॉपुलेशन की। वो कोई भी पॉपुलेशन है, अगर ये हमारे पास फॉर्मूला है तो इस समय पॉपुलेशन जो है वहाँ पर हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, व्हेन मेजरिंग फ्रीक्वेंसी द एक्चुअल वैल्यू वेरीज इंडिकेट द लेवल ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। अगर हमारे पास जो मेजरिंग फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअल वैल्यू हमने रखी है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर उसमें कोई वेरिएशंस आती है तो वो इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी चेंजेस को। फिर बता रहा है चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एलील हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम्स इन अ पॉपुलेशन रिजल्टेंट ड्यू टू एवोल्यूशंस। अगर कोई चेंज है तो एवोल्यूशन होगी, अगर चेंज नहीं आ रही है पॉपुलेशन में तो हमारे पास क्या है? हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, फैक्टर इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करेंगे? पहला, जीन माइग्रेशन, मतलब जीन फ्लो जो है वो एक कांस्टेंट पॉपुलेशन में ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब, मानो हमने ए को कितना माना है, ए वाली पॉपुलेशन हमारे पास 70% है और हमारे पास क्या आ जाती है? स्मॉल ए वाली पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ जाती है? 30%। तो ये हो जाएगा 100, तो ये 1 के बराबर हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ बच्चे यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो 71 हो गया है और स्मॉल ए जो है वो 29 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जब भी चेंज आएगी पॉपुलेशन में उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। म्यूटेशन क्या है? चेंज आना जीन लेवल पे। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट का बढ़ जाना, पेरेंटल का कम हो जाना। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा वही आगे क्या करेगा बच्चे? सर्वाइव करेगा। मतलब फिटेस्ट थ्योरी अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसमें भी क्या होती है? एवोल्यूशन होती है बच्चे। ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसको ये वाला फैक्टर भी अफेक्ट करता है। ठीक है, बता रहा है कि ड्यूरिंग जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी माइट बी सो डाइवर्स इन पॉपुलेशन सिंपल दैट दे फॉर्म अ सेपरेट स्पीशीज। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड populations become founder
एंड दैट अफेक्ट द फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, बता रहा है दे फॉर्म द सेपरेट स्पीशीज। मानो जैसे यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ हैं और यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि पहले ये सारी सेम स्पीशीज़ थी, यहाँ पे भी वही स्पीशीज़ थी और यहाँ पे भी यही स्पीशीज, पर लंबे समय तक जब ये रह गई तो ये स्पीशीज़ 1 बन गई और ये स्पीशीज़ 2 बन गई। ठीक है बच्चे, तो चेंज आना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा, लास्ट टॉपिक है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, है ना। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अर्लीस्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इवॉल्व्ड अर्थ सम 2000 मिलियन ईयर एगो, slowly single celled animal evolved into multicellular form 500 million year ago, invertebrate were developed and activate. Around 350 million year ago jawless species originated, jawless species आई थी 350 million year ago. Organism began to separate from one sea from the sea to the land. Fish with large and powerful fins may travel on land and return to the water. These low fin creature developed into the earliest amphibians. ठीक है, ये कुछ हिस्ट्री में आपने पॉइंट इसके देखने हैं, और बेसिक जो जहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन आता है वो आपने ये याद रखना है। इयॉन्स कितने होते हैं, देखो ये मिलियन ईयर एगो होता है, 0, 65, 251, 543, 2500, 4000, 4600 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है इयॉन्स क्या है। इयॉन्स होता है बच्चे फेनेरोजोइक, ये इयॉन है। फेनेरोजोइक में बच्चे आपके कौन कौन से आएंगे, सीनोजोइक, मीजोजोइक और पिलियोजोइक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन इयॉन्स होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं, पेट्रोजोइक लाइफ बिगिन इन सी, फिर आर्केन ओल्डेस्ट रॉक, अर्थ क्रस्ट फॉर्म्स एंड हिडन अर्थ फॉर्म्स। ठीक है बेटा, तो अब इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, तो ऐसे करके फिर हमारे पास ये वाला देखो, यहाँ पे जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, ये मेजर इवेंट्स किस पीरियड में हुए हैं, ये एरा आ गया, सीनोजोइक एरा आ गया। ठीक है, सीनोजोइक एरा का 15 to 1.8 मिलियन ईयर एगो, है ना, कौन सा था, सीनोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा कब की बात है, 150, 199, 251 मिलियन ईयर एगो। तो इसमें कौन सा एरा चल रहा था, मीजोजोइक एरा चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम इधर से देखेंगे 542, 448, 444, 416, 359, 299, इसको क्या बोलेंगे, पैलियोजोइक एरा। और सबसे पहले आपने देखना है बच्चे, पैलियोजोइक एरा में क्या होता था, मतलब 550, मतलब 5 इधर से ऐसे चलना है, हम कैसे चलेंगे देखो, इधर से ध्यान देंगे, पहले 46, 4000, 25। ठीक है बच्चे, फिर ये, ठीक, फिर यहाँ से हम आएंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आपने याद रखना है बच्चे, सबसे पहले हमारे पास अर्थ थी बच्चे। यहाँ पे देखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है कि एवोल्यूशन एनिमल्स की कैसे हुई है। आपने देखना है कि ये आपका क्या आ जाता है, मिलियन ईयर एगो। ठीक है, और फिर ये क्या आ जाते हैं, आपके एराज आ जाते हैं। ठीक है, और क्या रहेंगे, आपके पीरियड्स रहेंगे, इवेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो इवेंट्स इन्होंने डायग्रामेटिकली ही बताए हैं आपको, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाना। ठीक है, किस पे, कितने मिलियन, 350 मिलियन ईयर एगो अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हुए थे, जो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद जो आपका पीरियड था कार्बोनिफेरस पीरियड था। ठीक है, फिर 300 में क्या हुआ था, सिनेप्सिड, फिर सोरेप्सिड, फिर एक्सटिंक्ट होते पेलिक्योसॉर्स। ठीक है बच्चे, फिर परमियंस एज में चले जाएं, थिकोडोंट्स, फिर ट्रायसिक एज। ठीक है, फिर जुरासिक, ठीक है, 150 मिलियन ईयर अगो, क्रिटेशियस। ठीक है, डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए थे बच्चे, क्वेश्चन आया था अभी पीछे नीट में। ठीक है, टर्शरी एरा में। ठीक है, और 50 मिलियन ईयर एगो की बात है। क्वाटनरी में क्या आ गए बच्चे, टर्टल, लेजर्ड, स्नेक, टोरोटाइज, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और ह्यूमन। ये किसकी बात है, मैमल्स, मतलब ये एनिमल्स की बात है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे क्या क्लोरोफाइटा सिस्टर थे, प्लांट्स की अगर बात करें क्लोरोफाइटा सिस्टर थे, ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर थे। फिर उसके बाद क्या आया बच्चे, जूस टेरोफाइलम्स, फिर साइलोटॉन्स, किसकी एग्जांपल है, टेरिडोफाइट्स की, है ना। डिवेनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस में सीड फर्न्स, एरा कौन सा चल रहा है, पेलियोजोइक एरा। परमियंस में एर्बोरेसेंट्स, लाइकोपोड्स,
ठीक है। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशिया, मेसोजोइक एरा क्या क्या आया था देख लो आप यहाँ पे। और सिनोजोइक एरा में कौन कौन सी, क्वाटनरी, टेरिटरी, क्वाटनरी, टर्शरी और ब्रायोफाइट्स। इसमें क्या क्या आया था बच्चे, इसमें आया था एंजियोस्पर्म, फ्लोरिंग प्लांट, मोनोकोटिलिडन। तो ये प्लांट की एवोल्यूशन ऐसी हुई है, ठीक है। तो ये प्लांट्स और वो एनिमल्स का। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म भी हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।